Hi everyone, welcome to the class. I am Simran Khosla, your chemistry educator from Bansal Academy, and today I am here to explain you about the topic molecular orbital theory. मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत आसान है अगर आपको इसकी थ्योरी पता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो हमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशंस के ऊपर मिलते हैं, और एप्लीकेशंस तभी समझ आएंगी अगर आपको इसके फीचर्स पता है, इसके पीछे की थ्योरी पता है। तो हम धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आसानी से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देन इसका नेम क्या कह रहा है? इसका नेम कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी मॉलिक्यूल के कोई ऑर्बिटल। और अभी तक जो आपने सुना था वो तो ये सुना होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। सुना कहाँ था आपने? वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, यानी कि वीबीटी में, जहां पे आप क्या बात करते थे कि एक एटम है, उसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। जैसे कि जस्ट सपोज एक एटम है, उसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो ये दोनों कंबाइन होके हमारे पास क्या है, ओवरलैप करके बना रहे हैं, ओवरलैपिंग होके बन रहा है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कुछ इस तरीके का हमारे पास बना रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक डिफरेंट कंसेप्ट यूज होता है। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर पड़ा हुआ है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर पड़ा हुआ है, तो देन दोनों कंबाइन करके इस तरीके का नहीं, बल्कि ये दोनों मिलके आपके पास क्या है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ कंसेप्ट आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कि दो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। मान लो ये आपके पास 1 है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये आपके पास 2 है, तो ये दोनों कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। ये बीएमओ होगा, बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक हायर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, ये होगा एबीएमओ यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये हमें कौन बताता था? ये हमें बताता था एमओटी, और ये कौन बताता था? वीबीटी। पर क्या जरूरत है एमओटी पढ़ने को अगर वीबीटी है ही? क्या जरूरत है? तो जरूरत स्टूडेंट्स ऑब्वियसली है। आपको पता है कि अगर आप कुछ भी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, हमेशा अगली थ्योरी तभी इंट्रोड्यूस होती है जब आपके पास पहली थ्योरी में कोई ना कोई लिमिटेशन हो, है ना। तो लिमिटेशन इसमें भी रही होगी। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग बहुत सारी एग्जांपल्स आपने देखी होंगी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है। लेकिन इसने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन प्रॉब्लम आई थी कुछ पॉइंट्स में। जैसे उनमें से है मेन प्रॉब्लम जो मेनली आपको बताई जाती है, वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का बिहेवियर वीबीटी ने जो प्रिडिक्ट किया था अपने अकॉर्डिंगली, वो प्रिडिक्ट किया था डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वीबीटी के अकॉर्डिंगली O2 जो है वो डायमैग्नेटिक है, यानी कि ये रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व होता है, थ्योरी तो दे दी वीबीटी ने, लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व हुआ होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि जो एक्चुअल में हमने देखा, ऑक्सीजन तो रिपेल करना चाहिए था वीबीटी के अकॉर्डिंगली, लेकिन ऑक्सीजन क्या ऑब्जर्व कर रहा था? अट्रैक्शन। तो मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और ये हमारे पास एक्चुअल में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन। और फिर हमें जरूरत पड़ी एक न्यू थ्योरी की, और वो हमारे पास क्या है, एमओटी। एमओटी जो है वो ना सिर्फ इस लिमिटेशन को दूर करती है, बल्कि हमें और भी बहुत सारे सेलिएंट फीचर्स बताती है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है वो सेलिएंट फीचर्स बताती है, जिसमें से अगर हम आगे फर्दर बात करें तो क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। सेलिएंट फीचर्स में हमारे पास है बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि कोई भी बॉन्ड बन रहा है मॉलिक्यूल्स में, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ कुछ पॉइंट्स है बॉन्ड के रिलेटेड ही, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं,
वो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे बाय द एंडिंग ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। सेकेंड नंबर पे आप क्या प्रिडिक्ट कर पाओगे, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता चल जाता है तो आप बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हो इन मॉलिक्यूल्स कि बॉन्ड लेंथ कैसी है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है सिंगल के विद रिस्पेक्ट टू है, डबल के विद रिस्पेक्ट टू है कि ट्रिपल के विद रिस्पेक्ट टू है, या उनके बीच में ही कहीं लाई करती है, वो आपको बताना है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, और इसके अलावा जो आप और इसका प्लस पॉइंट लिखेंगे वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप बॉन्ड पैरामीटर्स भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जबकि वीबीटी में आप ऐसा कुछ नहीं बता पा रहे थे। मोर ओवर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अलावा आप मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकते हो कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, दो मैंने तरीके का नेचर बताया था मैग्नेटिक ही। बताइए जरा, सोचो क्या था। ऑक्सीजन के मामले में मैंने अभी दो तरीके के मैग्नेटिक बिहेवियर का जिक्र किया है। एक आपके पास है पैरामैग्नेटिक, करेक्ट, अगर आप पैरामैग्नेटिक सोच रहे हो बिल्कुल करेक्ट। और दूसरा जो हम बता सकते हैं दैट इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है ये हम बता पाएंगे। अब पैरामैग्नेटिक कैसे बताएंगे, डायामैग्नेटिक कैसे बताएंगे, सिंपल सी चीज है, वैसे मैं बताऊंगी बाद में। पैरामैग्नेटिक में अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, और अगर आपके पास जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डायामैग्नेटिक, और अगर आपके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पैरामैग्नेटिक। तो अभी तक हमने क्या देखा, सेलिएंट फीचर्स में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का देख रहे हैं कि हमें क्या क्या इसकी जो है वो फायदे रहने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला फीचर तो ये बोलता है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं, अब मैं एओ से लिखूंगी जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करूंगी, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल बन रहा है तो एटम के ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगे। जब एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तब ऐसा नहीं कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगी। जब एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तब वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज करेगा, तब वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज करेगा। सो लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ठीक है, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करेंगे तब वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो लूज करेगा और फॉर्म करेगा इन न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ये बेसिकली मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट है। ठीक है, आप पूछोगे कि मैम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो स्टूडेंट्स ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एनर्जी स्टेट्स है किसकी, एनर्जी स्टेट्स है किसकी, एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है, एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो वो हम क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ एटम, वैसे ही जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, उस तरीके से है। अब जब मैंने बोला कि बिल्कुल सिमिलर है एटम के केस में मॉलिक्यूलर और एटम के केस में एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे आप एटम के केस में रूल्स फॉलो करते थे, कौन कौन से रूल्स फॉलो करते थे, कौन कौन से रूल फॉलो करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी होती थी, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग। जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते थे तो कौन से रूल्स फॉलो करते थे स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर और नॉट, यस, आर्गूस प्रिंसिपल, और कौन सा था, आर्गूस प्रिंसिपल बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, यस,
Pauli's exclusion principle, Pauli's exclusion principle। तीसरा बताओ, पहला सही है, आप वो प्रिंसिपल, Pauli's exclusion principle। तीसरा Hund's rule of maximum multiplicity, Hund's rule of maximum multiplicity। अगर हम बात करें आपको प्रिंसिपल की, तो आपको प्रिंसिपल में हम कुछ एनर्जी स्टेट्स का ऑर्डर पढ़ते हैं कि हमारे पास ये एनर्जी स्टेट है, ठीक है, पहले आएगी ये एनर्जी में, कोई एनर्जी स्टेट बाद में आ रही है, जैसे 1s पहले आता है, फिर 2s बाद में, 1s 2s 2p 3s 3p, है ना, इस तरीके से पढ़ते हैं हम, इसी ऑर्डर में हम फिल करते हैं। Pauli exclusion प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें अगर एक अपवर्ड स्पिन है तो दूसरा डाउनवर्ड होगा, एक की क्लॉकवाइज है दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। Hund's rule of maximum multiplicity क्या कहते हैं, जस्ट सपोज मैं p की एग्जांपल ले रही हूँ कि मान लो आपके पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है और आपको इसमें फिल करने 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने का ये तरीका गलत है। जो सही तरीका है वो हमेशा क्या होगा, वो ये होगा कि आप पहले सिंगली फिल करोगे 1 2 3, उसके बाद उसको डबल करना शुरू करेंगे। तो ये किसके केस में है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में। ये रूल्स मैं क्यों बता रही हूँ, ये रूल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स यही रूल्स आप एटॉमिक ऑर्बिटल में फॉलो करते आए हो और यही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी सेम ही करने हैं फॉलो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक, या चलो फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट, वो ये है, वैसे तो मैंने अभी बताया पर चलो थोड़ा सा और तरीके से बताते हैं कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर का है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर लेके, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव नेचर के तौर पे लेते हैं तो मान लीजिए आपके पास 2 एटम है, एक है साई ए और एक है बी एटम, ठीक है। बी ए एटम का जो वेव फंक्शन है वो साई ए लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, और बी एटम का जो हम वेव फंक्शन ले रहे हैं वो है साई बी। तो अब क्या होगा, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस किया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। अभी यहाँ पे कंसेप्ट आएगा तो ध्यान से देखना, साई ए और साई बी, ठीक है। अब ये 2 वेव्स है, कंस्ट्रक्टिवली अगर ये ओवरलैप करें, अगर ये कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बनेगा एक न्यू वेव फंक्शन एंड दैट विल बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, यानी वो एडिशन होगा इन वेव फंक्शंस का। और अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप की, यानी कि क्रेस्ट के ऊपर ट्रॉ आ रहा है, ठीक है ना, तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रही है, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, साई इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, ठीक है। अब हमने ये देखा, अब आप देखो अगर तो आपके पास एडिशन से बन रहा है तो ये आपके पास साई बी है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर इनकी सब्ट्रैक्शन से बन रहा है तो ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ए बी एम ओ, ये होगा आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, इससे आपके पास बीएमओ और एबीएमओ बनता है। इनफैक्ट इफ आई ड्रॉ ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे कि आपके पास ये रहा एक ऑर्बिटल, ये रहा आपके पास एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये दोनों मिलके एक आपको बना के देगा बीएमओ और एक आपको क्या बना के देगा, एबीएमओ। अब ये आपके पास क्या है, बीएमओ, इसमें क्या हुआ है, साई ए प्लस साई बी, और ये आपके पास क्या है, एबीएमओ, इसमें आपके पास क्या हुआ है, साई ए माइनस साई बी। तो इस तरीके से हुआ है, ठीक है। ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आप पॉइंट जो आगे देख सकते हैं वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास कि जितने आपके पास नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतने ही आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे,
ठीक है, वैसे हम इसको भी ड्रॉ भी करेंगे तो आपको वहां से भी पता चलेगा। देन हमारे पास क्या आता है कि जो आपके पास कुछ बेसिकली आएंगे BMOs, ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। BMOs में आपके पास क्या होगा, क्या क्या आप कंडीशंस, क्या क्या आप जो नोटेशंस यूज कर सकते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड सो ऑन। वैसे सिग्मा और पाई तक ही है हमारा सीमित। और अगर हम ABMOs की बात करें तो सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ठीक है, डेल्टा स्टार, तो ये आपके पास क्या है, ABMOs। तो इस तरीके से ये BMOs और ये क्या आ गया आपके पास, ABMOs आ गया, ठीक है। तो अब हम इनका देखेंगे कि किस तरीके से इनके अंदर फिलिंग हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। धीरे धीरे इनको समझते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। नोटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, ABMO BMO में मैं बता चुकी हूँ। हालांकि इनकी डिटेल में हम जाएंगे जब हम अपने रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आज हम बिल्कुल इसको ऊपर से देख रहे हैं, एक इस तरीके से देख रहे हैं कि हमें प्रॉपर इसका पता चले। हाँ जी, तो अभी सबसे पहले हम करते हैं H2 की बात, ठीक है। अभी हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर फाइनली प्रोसीड करते हैं। देखो मान लीजिए आपके पास ये है एक H एटम, ये है एक हाइड्रोजन एटम, वैसे ही दूसरा ये भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो ये कंबाइन करके आपको क्या दे रहे हैं, एक क्या दे रहे हैं, ये एक स्टूडेंट्स ये दे रहे हैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो दो ही आपके पास क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है। अगर मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो आप आराम से बता सकते हो कि 1s1। तो आइए 1s1 फिल कर देते हैं। लेट अस यूज अनदर कलर ऑफ पेन ताकि अच्छे से विजिबल रहे। ये वाइट ले लेते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1s जो है वो हो गया। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके हमें क्या बना के दे रहे हैं, एक BMO दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। और एक हमें क्या दे रहे हैं, ABMO, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा स्टार 1s। 1 और 2, तो ये दोनों मिलके BMO और BMO और ABMO देते हैं। और अगर हम ऐसे इसको लगाएं तो ये हमारे पास एनर्जी का लेवल है, ABMO की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू BMO, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हम फिल करेंगे इस तरीके से 1 2, ठीक है। ऐसे हमें इनकी फिलिंग करनी है। अब मैं आपको साथ साथ यहीं पे इस साइड में आपको मॉलिक्यूल्स अलग अलग ड्रॉ करके दिखा रही होंगी यहीं पे, और यहाँ पे मैं बेसिकली आपको इसकी एप्लीकेशंस बता रही होंगी, ठीक है। तो आपके पास अब एप्लीकेशंस आती हैं। एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि किस तरीके से पता क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज जो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं वो कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, BO, ये होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब बॉन्डिंग में क्या है इलेक्ट्रॉन्स, देखो इतना पोर्शन है, BMO और ABMO वाला आपको लेना है क्योंकि यही आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0। तो 2 - 0, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, 1/2 × 2 = 1। तो यानी कि आपके पास जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर है, वो क्या है, 1, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपके पास सिंगल बॉन्ड है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट जो आप बता सकते हैं वो इसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं, और वो आपको पता ही है, वो सिंगल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप तब बताओगे जब मैं आपको कंपेयर करने को बोल दूं, H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव, अभी जाएंगे फिलहाल, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर पता लग गया। दूसरी चीज जो आप यहाँ पे बता सकते हैं वो आप बता सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। किसके बारे में बता सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में क्या है, देखो आप सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों पेयर्ड है,
पेड़ है तो इसका नेचर क्या होगा, पेड़ है तो क्या होगा इसका नेचर, पेड़ है तो इसका नेचर होगा डायामैग्नेटिक। तो हाइड्रोजन जो है वो आपके पास क्या है, डायामैग्नेटिक। क्लियर। तो बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक मोमेंट का हम यहां से डेटा निकाल सकते हैं। तो अब आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको He2 का भी बताऊंगी, ठीक है, कि He2 का कैसे पता चलेगा। ये हमने H2 का देखा है। इनफैक्ट अगर आपको H2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आती है तो आप कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, He2, He2 के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे एडिट कर देती हूँ ताकि आपको और मेरे को आसानी रहे। बार बार आपको तो वैसे क्या आसानी रहेगी, मेरे को रहेगी। इसमें समझाना मेरे को आसान है। सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी रब इट। अभी हम देखेंगे कि He2 जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है। ऐसा है कि He2 जो है मतलब एग्जिस्ट करता है, वो हम चेक करेंगे। तो He2 को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें He की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। अब He क्या है, हीलियम। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। क्या है, 1s2। तो 1 2 1 2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 और 2 4, ठीक है। अब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल। तो आइए जरा करते हैं फिल। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। और अगर हमें कोई ये बोल दे कि हाँ जी अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताएंगे, He2 की कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ये कलर विजिबल है आपको, इतना थोड़ा सा डल नहीं है, लेट मी चेक, नहीं ठीक है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इससे हम जो है वो बेसिकली क्या पता लगा सकते हैं, वो हमें चेक करना है। तो अब हमारे पास BMO में 2 है, ABMO में भी 2 है, ठीक है। BMO में हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ABMO में क्या है, उसमें भी 2 है। तो 2 - 2 0, ठीक है, 0.2 क्या आएगा, 0, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0, यानी He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और वैसे भी अगर हमें मैग्नेटिक मूवमेंट देखना हो तो हम इसको डायामैग्नेटिक बोल देंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर्ड है। बट अगर आप देखो कि ये बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो मतलब He2 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, He2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर, ओके। तो He2 का आपने देख लिया। अब कौन सी एग्जाम्पल करवाएं, लिथियम की करवा देते हैं, चलो ठीक है। इसके लिए अभी हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना ही पड़ेगा। ओके, सो लिथियम 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s1। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आपके पास इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले आप 1s के लिए ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है 1s2 है ना। तो पहले 1s ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर सी बात है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे इन दोनों को मिला के, ठीक है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। तो ये हमारे पास 1s है, ये भी 1s है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सिग्मा स्टार 1s, और ये हमारे पास क्या है, ये सिग्मा 1s। अब अगर हम बात करें 2s की, ठीक है, तो 2 मिनट, ये लो यहाँ से करते हैं, सिमेट्री रहेगी, 2s बनाते हैं 2s, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं 2s और 2s मिलके भी क्या बना देंगे आपको, सिग्मा 2s बना देंगे, और एक क्या बना के दे देगा, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इस तरीके से आपके पास बनेगा 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है उतने ही आपको क्या करने हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देने हैं। तो ये क्या था, 1s2 था, एक लिथियम में ये था 1s2 2s1 बना दिया। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का चेक करते हैं। अब देखो 1 1 2 1 2 यानी 4 1 2 3 4 कर दिया, फिर 1 2, तो ये 1 2 फिल कर दिया।
ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि बताओ बॉन्ड ऑर्डर, तो आप कैसे बताओगे? 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो देखो अब आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप बॉन्डिंग वाले पहले कैलकुलेट कर लो। बॉन्डिंग वाले कैसे कैलकुलेट करोगे? आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे ये एक ले लिया, ठीक है, एक मिनट, ओके ठीक है, स्मूथ तो नहीं हुआ, नहीं, आप ले लो, ये ले लो पहले। तो देखो या तो आप बॉन्डिंग वाले सिर्फ ले लो, 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्डिंग में? 4 हो गए ना, तो 1/2 4 माइनस, ठीक है। अब हम एंटी बॉन्डिंग वाले चेक करते हैं। तो ये रहा 1 और ये तो ऊपर खाली है, तो ये क्या आ गया? 2। तो 4 - 2 यानी 2/2 क्या आ गया आपके पास? 1। एक तो ये अप्रोच है। दूसरा अगर आप देखो स्टूडेंट्स, अगर जितने हमारे पास एटॉमिक है, ठीक है ना, जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अगर उतने ही हम अगर जितने हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उतने ही अगर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में होंगे, तो वो तो नेचुरली एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर देंगे, ठीक है ना। तो इस केस में तो देखने का कोई फायदा ही नहीं। फिर हमें फायदा होगा ऊपर वाले केस में देखने का, जिसमें हमारे पास कुछ अनसिमेट्री है या एसिमेट्री है, ठीक है। अगर हम ऊपर से भी चेक करें तब भी हमारे पास जो आंसर है वो सही आएगा, ठीक है। अगर हम ऊपर से चेक करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1/2 और इसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। तो 2 - 0, ठीक है, 2/2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। ये क्या आ जाएगा? 1। तो दोनों केस में हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, तो वाई टू डू लेंदी कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। चुप करके जब आपको पता है कि बॉन्डिंग में भी उतने हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी ऊपर उतरे हैं, तो वो सेम ही आएगा, तो फिर क्या जरूरत है करने को? फिर आप इसी को करो, ठीक है। तो ऊपर वाला लेना, क्लियर? अच्छा, Li2 का हो गया। Be2 में कुछ भी नहीं करना है। Be2 में क्या करोगे आप? Be2 में देख लेते हैं हम, लो कर देते हैं यहीं पे Be2 का, लो। आपने कहना है कि मैडम कितना काम आसान कर रही है, उसी को रब करने में लगी हुई थी, पर ठीक है स्टूडेंट्स, कर लेते हैं। देखो Be2 में कुछ भी नहीं है। Be2 के केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो Be2 का भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ये देखो, ओके, तो Be2 इसको करने के लिए सबसे पहले Be की आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2, ठीक है। और अब देखो Be2 1s2 2s2, पहले हमने क्या किया? 1s2 ड्रॉ किए, ठीक है। ड्रॉ किए तो हमारे पास दो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आए। पहला आया सिग्मा 1s, ये आया सिग्मा स्टार 1s, ये आया 1s और ये भी क्या आया? 1s, ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आया? ये है 2s और ये भी हमारे पास क्या है? 2s, ठीक है। इन दोनों से मिलके हमारे पास क्या बनेगा? सिग्मा 2s और ये भी हमारे पास क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। पहले ये आ गया सिग्मा स्टार 2s, तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं 1 2 1 2 2 2 4, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 1 2, ये हो गए 4, ओके। कलर दूसरा ले ले, लो ग्रीन वाला कर देते हैं यहाँ पे। 1 2 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। वैसे देखा जाए अब आप आराम से बता सकते हो। क्या बता सकते हो? मैंने नॉर्मल बोला था कि स्टूडेंट्स अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग के बराबर हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। देख लो आप, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो Be2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, Be2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए फिर चलते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं B2। B2 क्या है? बोरॉन 2। ये बहुत ध्यान से समझने वाला है क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन होगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन अब आगे सब पूछा जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B2, C2, N2 इनके लिए एक तरीके का पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। या यूं कह लो B2 कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशी है? 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है ना। एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 बोरॉन में 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशी।
कार्बन की बात करें, एक कार्बन में 6 तो 2 कार्बन में कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। N2 की बात करें 7 + 7 तो ये आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस तरीके से है। तो टिल 14 एक मिनट, हाँ देखो टिल 14 इलेक्ट्रॉन्स, टिल 14 इलेक्ट्रॉन्स आपका पैटर्न जो है वो एक है, एक तरीके का है, ठीक है ना, पैटर्न सिमिलर। टिल 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पैटर्न सिमिलर है। बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन्स वाली कोई भी आपको मॉलिक्यूल मिल जाए, ठीक है, तो उस केस में जैसे आपके पास हो गया O2, आपके पास हो गया F2, Ne2, उस केस में आपके पास एक तरीके का पैटर्न रहने वाला है। कैसे रहने वाला है, क्या बात कर रही हूँ वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले B2 को देखने के लिए आपको बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे p इन्वॉल्व हो गया और p के केस में आपको पहले ही बता दूं, देखो 2p ऑर्बिटल या फिर आप नॉर्मल अगर p की भी बात करते हो तो p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, और हम बाय डिफॉल्ट z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो जब आपके इसके बॉन्ड बनेंगे यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो सिग्मा pz होगा, जबकि 2px और 2py जो है वो पाई यानी उनकी होगी ओवरलैपिंग साइड वाइज, ठीक है। सिग्मा यानी एंड टू एंड ओवरलैपिंग और पाई मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये क्यों है, क्योंकि आपके पास Z जो है वो एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड जो है वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि जो आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी px और py, उसके केस में आपके पास क्या है साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी भी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो चलो ये देखो 1s2 2s2 मैं आपको एक के केस में बता रही हूँ, बाकी के केस में मैं नहीं बताऊंगी, आप आराम से उसको समझ पाओगे क्योंकि इसमें आप सेम ही आने वाला है। देखो पता है आपको 1s2 2s2 जब ये है तो 1s2 2s2 तो हमेशा ऐसे होने वाला है ना कि 1s के केस में 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया और इसका हमें वैसे भी बॉन्ड ऑर्डर में कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे जब आप 2 और 2s2 की बात करते हैं, ठीक है, मैंने एक बना दिया थोड़ा सा वेट, ये देखो 2s के केस में अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4, तो ये अब हर केस में 1s2 2s2 तो रहने ही वाला है। तो हमें पता है कि इससे ना तो हमें कोई फायदा होने वाला है, बस बार बार डायग्राम बड़ी होती जा रही है। अब हम यहाँ पे p का ड्रॉ करेंगे, तो अब मैं डायरेक्टली p पे आ रही हूँ। 1s2 2s2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी के केसेस में नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अब p का आराम से, अदरवाइज होच पोच हो जाएगा बोर्ड पे तो वो फायदा नहीं है। हम इसको अब इस तरीके से देखते हैं और इनफैक्ट मैं अभी आपको सभी के लिए यहीं पे बताने वाली हूँ एक ही स्लाइड पे ताकि आसान हो जाए। B2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखो 2p1 आपके पास क्या है, आपके पास बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz, ये तो डीजनरेट थे पहले, ठीक है ना। ये क्या है बेसिकली डीजनरेट ही है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी जो है वो सेम है। अब ये तो ट्विस्ट है, मैंने बोला पाई 2px पाई 2py दोनों सेम एनर्जी के हैं और सिग्मा की अलग एनर्जी है, तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको एक थोड़ा सा ना हिंट दे देती हूँ पढ़ाने से पहले, थोड़ा सा आगे मूव ऑन करने से पहले। जो आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक है, टिल 14 इलेक्ट्रॉन, उसके केस में आप समझ लो कि 2 ट्रायंगल सीधी सीधी बनानी है। बताऊंगी भी क्या है ये ट्रायंगल। और बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन जो है, बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन, उसके केस में आपको ये सैंडविच बनाना है। सैंडविच खाते हो ना, हाँ खाया तो होगा ही, सैंडविच तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। तो देखो टिल 14 इलेक्ट्रॉन में क्या है, 2 ट्रायंगल्स ऐसे और बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन में ऐसे। क्या ये ट्रायंगल, ये भी मैं बताती हूँ। देखो ये आपको फायदा करेगी। अभी ये दो ट्रायंगल की एनालिसिस समझना, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल आ गया और यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्बिटल आ गए। ऐसे ही होगा ना कि पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर अब उसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑर्बिटल
और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स, ये ऐसे है। 1 मिनट में इसको हो गया। देखो कैसे, ये आपके पास है पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। अब ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, और ये है हमारे पास 2p 2p। अब देखो ध्यान से, अब शायद आपको समझ आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहती थी। ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बना के दिखाऊं। ये देखो, ये मैं एंटी बॉन्डिंग का बना रही हूँ और ये आपके पास बॉन्डिंग का है। ऐसे बन गया ना ट्रायंगल। आई नो इट इज वियर्ड, बट ऐसे ही याद हुआ था मेरे को भी, और मैं आपको भी ऐसे याद करवा रही हूँ क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये 2 ट्रायंगल्स बनानी है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये 2 ट्रायंगल्स बन गई और B2C2 और B2 और N2 तक आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, वहां तक हो जाएगा। फिर आगे जाके ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? बस ये उलट जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। थैंक गॉड यहाँ पे अंडू की ऑप्शन है, अदरवाइज मेरे को फिर दोबारा लेना पड़ना था पंगा। ठीक है, 2p बना ना, तो ओहो 2p बना ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, 1 2। तो अब देखो, अब ये डिजनरेट है तो इसमें भूलना मत, मैंने आपको बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल वाले रूल ही फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, हो गया क्लियर। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे? बॉन्ड ऑर्डर आप फाइंड आउट करोगे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने हैं बताओ? बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, ठीक है। तो ये आपके पास 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। और ये क्या है आपके पास? पैरामैग्नेटिक। ये आपके पास क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्लियर। चलो अब हम आते हैं C2 की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? C2 की तरफ। C2 में बहुत आसान है। कैसे? C2 में आपको पता है कार्बन का क्या है? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली 2p ही करते हैं। 1 2, और यहाँ पे भी हम 2p करते हैं 1 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि ट्रायंगल बना लेना, ट्रायंगल बनाने को बोला था। तो ट्रायंगल मैंने बोला था कि सीधी सीधी बनाना, ऐसे वाली, है ना। तो ट्रायंगल वाला देखो, मैं कई बार मैं भी भूल जाती हूँ, फिर मेरे को ट्रायंगल वाली एनालॉजी से समझ आता है, तभी मैंने आपको बोला कि आप भी उसी को फॉलो करो। ये एक आ गया और ये भी ऐसे, मतलब ट्रायंगल से बिल्कुल क्लियर रहता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करें 1 2 3 4। इसमें मत भेज देना गलती से, पहले डीजनरेट वाले फिल करो, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, बहुत आसान है। 1/2 4 - 0 यानी कि 2। तो C2 के केस में आपके पास बॉन्ड ऑर्डर ये आ गया, ठीक है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना हो किसके केस में? N2 के केस में। तो N2 के केस में कैसे आएगा? N2 के केस में कुछ नहीं है। N2 के केस में आपके पास आया 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3, और यहाँ पे भी आपके पास क्या हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3, ठीक है। इनको कंबाइन करो और आपको वही एनालॉजी यूज करनी है, क्या? ट्रायंगल्स वाली। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके बाद यहाँ आ गया, फिर आपके पास इधर आ गया। अब देखो ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर बॉन्ड ऑर्डर देखो 1/2 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 6 - 0 = 2 = 3। वैसे भी आपने देखा होगा कि N और N में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हायर होती है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? हुई कि नहीं हुई? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कर सकते हो। देखो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कार्बन के केस में 2 बॉन्ड ऑर्डर है, N2 के केस में 3 है, तो अब बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी?
ऑब्वियसली अगर मैं बॉन्ड लेंथ का पूछूं आपसे तो आप बोलोगे कि कार्बन के केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू N2, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 3 है। वैसे ही अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 3 जगह से जुड़ा हुआ, उस केस में बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो N2 के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हायर है एज कम्पेयर टू C2। क्लियर? हाँ जी, तो यहाँ तक तो बच्चों क्लियर हुआ। वैसे भी ये आपके पास डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, तो दोनों के दोनों ही क्या है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पेयर्ड है। अब हम आते हैं अगले केस में, ठीक है। अब हम आते हैं अगले केस में, और अगला केस है हमारे पास बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। अब हमारे पास केसेस आएंगे O2 आ गया, और कौन सा हो गया हमारे पास, F2 Ne2। तो इकट्ठे ही डील करते हैं यहाँ पे, O2 F2 Ne2, ठीक है। O2 के केस में कैसे बनेगा, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स बना लो, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स बना लो पहले। 1s2 2s2 2p4 होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2p वाले बना रही हूँ, ठीक है। ओए 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 वेट, हमने क्या बोला था कि इसमें आपको सैंडविच बनाना है ऐसे वाला, ठीक है। तो मैं वही, फिर मेरे को याद आया कि सैंडविच बनाना है, तो यानी इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर सैंडविच कैसे बनता है, ऊपर एक और फिर नीचे 2। क्लियर? ये बनाया। F2 के केस में बना लेते हैं, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। सैंडविच बनाएंगे 2 यहाँ, एक पीस यहाँ, फिर 2 यहाँ और एक पीस यहाँ। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट सैंडविच बन जाता है। तो अभी यहाँ पे फिर p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, p ऑर्बिटल्स, फिर बनाएंगे सैंडविच। बस मैडम पेट भर गया, कितनी बार सैंडविच खिलाओगे। और ये बाद में बच्चों देख लो ध्यान से, ये आ गया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं सॉरी ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो बहुत आसानी, 2 मिनट का काम है, फटाफट हो जाएगा। पहले हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। 1s2 2s2 छोड़ दो, 1s2 2s2 लीव दैट। आप आओ किसके ऊपर, 2p के ऊपर। तो 1s2 2s2 2p4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। F में इसमें 2p5 हैलोजेंस है ना, वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है फिल करने के लिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आ गया। Ni आपको पता है ये तो वैसे ही इनर्ट गैस है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फुल होते हैं, इसको जरूरत नहीं होती बॉन्ड बनाने की, और ये हम प्रूव भी कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो बना दिया, तो हमने फिल कर दिए। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, इनको काउंट करना है और बाकियों में इलेक्ट्रॉन डालने हैं। अब अपने आप करो, वीडियो पॉज कर लो, करो अपने आप, कुछ भी नहीं है, आसान है, ठीक है। 4 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 5 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ सॉरी, क्या कर दिया, ठीक है ठीक है, तुम लोग जल्दी कर लो मेरे से, मेरे लिखने से पहले जल्दी कर लो। देखो ध्यान से, हाँ कितने हुए थे मेरे, 5 5 10 है ना, 6 आ गया, 7 8 9 10। क्लियर है, 6 6 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप नोट कर रहे हो मेरे इलेक्ट्रॉन्स बनने का तरीका, कि मैं पहले रूल्स को फॉलो करके कर रही हूँ। ऐसे तो मेरे को पता ही है मैंने कैसे करना है, बट आदत नहीं डालनी कि हाँ आप इकट्ठे डालते जा रहे हो, जैसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं। इंटरव्यू में ये चीज़ें ही नोट होती हैं कि आप कैसे फिलिंग कर रहे हो, ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो आओ, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, फिर भी इतना कुछ करवा रहे हो। एनीवेज, तो आइए बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में क्या है, 1/2 Np माइनस Na, 6 माइनस 2, ठीक है। 6 माइनस 2 यानी 4, 4/2 यानी 2। तो O2 में 2 बॉन्ड होते हैं, ये तो वैसे भी हमें पता था, हमने यहाँ से प्रूव भी कर दिया, ठीक है। अब ये है 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4/2 यानी 2/2 1। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन में आपके पास क्या होता है,
बच्चों फ्लोरीन और फ्लोरीन में आपके पास जो है वो एक बॉन्ड होगा। ये देखो कुछ ज़्यादा ही जूम आ गया अब आपके पास, ठीक है। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के केस में आपके पास सिंगल बॉन्ड आ गया। अब अगर आप जो है, एक मिनट इरेजर यूज कर लें। अब अगर आप यूज करते हैं Ne2, ठीक है, तो Ne2 के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, Ne2 के केस में आपके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना, 6 तो 6 - 6 मैंने पहले बोला था कि जितनी आपके पास बॉन्डिंग है अगर आप उतने ही एंटी बॉन्डिंग ले आओगे तो बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो 6 - 6 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 - 6 जो है वो आपके पास हो जाएगा 0, क्योंकि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग वाला काम जो है वो 0 आ जाएगा। क्लियर? तो 1/2 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो मतलब Ne2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? अभी हमने जो देखा था, ये देखो ऑक्सीजन के केस में जब हमने देखा, ऑक्सीजन के केस में क्या था हमारे पास, ये मैंने ऊपर बनाया भी था, एक मिनट, मैंने ऊपर बनाया भी था कि जो ऑक्सीजन है उसमें डबल बॉन्ड आता है, फ्लोरीन में हमने देखा सिंगल बॉन्ड आता है, और इस केस में हमारे पास क्या गया, Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये स्टूडेंट्स हमने किया था अभी, ठीक है, ये हमने भी देखा कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और Ne2 जो है वो हमारे पास किस तरीके से बना, ठीक है, वो किस तरीके से बना ये हमने अभी चेकआउट किया। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने ऑक्सीजन देखा, हमने फ्लोरीन देखा, हमने Ne2 देखा, है ना। अब ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर जो था वो 2 था, और फ्लोरीन के केस में 1 था, Ne2 के केस में 3 था। तो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगाना आ जाए तो आप लिखोगे कि फ्लोरीन का सबसे कम, फिर O2 का, फिर Ne2 का। अगर आपको बॉन्ड लेंथ का पूछ ले तो आपको पता है कि फ्लोरीन में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, फिर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। तो Ne2 में तो 0 है, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था, हाँ वेट, इसको वैसे करते हैं, 2 1 0 है ना। तो अब देखो ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है आपके पास, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर नियोन का। और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, ऑब्वियसली Ne में कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो Ne2 ही आइडियली आएगा। वैसे इसकी बॉन्ड लेंथ तो क्या ही होगी, तो इसका तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। फिर हमारे पास F2 आएगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा, O2 आएगा, यानी O2 का ज्यादा है एज कम्पेयर टू F2। अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पूछते हैं तो नियोन का क्योंकि बॉन्ड है ही नहीं, तो इसके केस में आपको एनर्जी देनी ही नहीं पड़ेगी, बहुत कम देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है फ्लोरीन, जिसके केस में आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। फ्लोरीन के केस में आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और फिर आपके पास क्या आता है, O2, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास चीज होती है। और भी इसकी डिटेल्स है MOT की, वैसे तो बहुत सारी हैं, यानी कि इसमें हम वेव फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इसमें हमारे पास क्वेश्चंस और किस तरीके से आता है, किस तरीके से नहीं, वो हम डिटेल जो है, हमारी डिटेल क्लासेस भी होती हैं, उनमें हम देखेंगे, ठीक है। जो कोर्स की क्लासेस हैं उनमें हम डिटेल सर्च करेंगे। फिलहाल के लिए हमें इतना ही देखना था कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, MOT का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हमने देख लिया। हमने सबसे पहले देखा कि कुछ नहीं है, जैसे VBT में हम देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके बनाते हैं, पर उस केस में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, तो इसलिए MOT की जरूरत पड़ी, जो कि हुंडा एंड मुलिगन ने 1932 में दी, ठीक है। MOT ने जो बताया उसके अकॉर्डिंगली BMO और ABMO बन रहा था। फिर हमने देखा कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में फिलिंग करते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करनी है, यही देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की अबव है। फिर हमने कुछ सेलियंट फीचर्स देखे, जैसे कि हमारे पास था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मैग्नेटिक मोमेंट। एक और चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन एडिशन होती है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता भी सकती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो जरा देख लेते हैं। आइए एक एग्जांपल बता देती हूँ, क्योंकि ये अगर आपको पता होगा तो आप फिर क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे।
जैसे एक है आपके पास O2 और एक है आपके पास O2 पॉजिटिव, ठीक है, और एक और ले लो आप O2 नेगेटिव ले लो, ठीक है। अब हम तीनों का कर लेते हैं। तो O2 के केस में क्या है, O2 के केस में आपके पास 2p है, यहाँ भी आपके पास क्या है 2p है, और यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन है तो सैंडविच बनाना है। देखो ध्यान से, ओके, देखो ध्यान से, यहाँ पे किस तरीके से एडिशन की जा सकती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपके पास 2 ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक है। तो ऑक्सीजन नॉर्मली बात करें तो 1 2, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम एडिशन करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास आता है O2 में, ठीक है। अगर हम O2 पॉजिटिव की बात करें तो O2 पॉजिटिव के केस में हमारे पास क्या है, जहां एक में हमने 2p4 ले रखा है तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2p3 ले लो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, और एक को आप 2p4 ले लो क्योंकि O2 क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब इस केस में भी सैंडविच ही बनेगा क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 से ये 15 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन है, ये 15 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास क्या है 16 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ इतना बहुत है, स्केल आसानी से हो भी रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास क्या है, ये भी 2 ऑर्बिटल्स है। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ, या फिर मैं आपको ये यहीं पे बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, अभी हमारे पास क्या है, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इस केस में हमारे पास आ रहा है 6 - 2। 6 - 2 क्या है 4, 4/2 क्या है हमारे पास 2। तो O2 में 2 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब O2 पॉजिटिव का बीच में देख लो, वो ज्यादा बेटर है। देखो अगर O2 पॉजिटिव में हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है ना, O2 पॉजिटिव में यही है ना कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो ये हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये हमारे पास 2p3 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ऑब्वियसली ऊपर से भी एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो अब हमारे पास 6 नीचे है, ऊपर क्या है 1 है, तो 6 - 1 यानी 5/2, 5/2 यानी कि 2.5। तो जब आप एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज करता है। एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, देखो एंटी में अगर एडिशन कर रहे हो, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। एंटी में अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन की तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया, ठीक है, हाँ इंक्रीज किया। अब आप O2 नेगेटिव की बात कर रहे हैं। O2 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये 2p4 तो था ही, ये 2p5 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये 2p4 वाले केस में तो था ही, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो ये कितने हुए 4 और 5 9, 6 7 8 और ये आ गया 9। तो अब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3, 6 - 3 यानी 3, 3/2 कितना आ गया 1.5। तो यानी O2 नेगेटिव में आपके पास 1.5 है, इसके केस में 2.5 है और इसके केस में 2 है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगी, तो आप बता पाओगे ना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी O2 पॉजिटिव में सबसे ज्यादा लगेगी, फिर O2 में और फिर आपके पास O2 नेगेटिव में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इज दैट क्लियर? क्या आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाहती थी? तो अब देखो ध्यान से, O2 जो बोला गया था कि O2 है बेसिकली पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आप O2 के केस में भी देख सकते हो कि O2 जो था वो एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक था।
ठीक है। अब अगर आप O2 नेगेटिव की भी बात करें, जो हमारे पास अभी डायग्राम है, ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगली क्लास में किसी और न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।